हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सारी न्यूज़ जो कि रिलेटेड होंगी हमारी एसबीआई के साथ। जहां भी एसबीआई का नाम आया वो चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज है आपकी रिगार्डिंग लॉन्च ऑफ एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड, और इसको लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, एम्स और एसबीआई ने आपस में टाई अप किया है फॉर मेकिंग स्मार्ट पेमेंट कार्ड्स। और ये जो स्मार्ट पेमेंट कार्ड्स हैं किसको इशू किए जाएंगे? उन सारे मरीजों को जो आपके एम्स में इलाज करवाने आते हैं, ताकि जो उनका खर्चा आता है इलाज करवाने का उसकी पेमेंट ये इस कार्ड के थ्रू कर सके। अब ये जो कार्ड इशू होएगा मरीजों को, पेशेंट्स को, इसकी ना कोई एनुअल फीस नहीं होगी। जैसे कि आप एसबीआई का एक एटीएम कार्ड ले लो, एटीएम कार्ड को ऐसे बोलते हैं कि आपका डेबिट कार्ड, ठीक है। एटीएम कार्ड ले लो या आप अपना क्रेडिट कार्ड ले लो एसबीआई का, ठीक है। और ये मैं इनके मिनिमम वेरिएंट ले रहा हूँ, ठीक है। इनमें भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो मैं सबसे सस्ते वाले वेरिएंट लेता हूँ। तो भी है ना, आपको क्या होता है, साल की कुछ फीस देनी होती है। अगर मैं मिनिमम वेरिएंट की बात करूं तो 147 होता है आपका डेबिट कार्ड के केस में, और 590 होता है आपका क्रेडिट कार्ड के केस में, ठीक है। तो आप इनको यूज करो या ना करो, आपको ये चीज एनुअल फीस जो है वो देनी ही पड़ती है। पर इस जो जो एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड है, इसकी कोई एनुअल फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाएगा पेशेंट्स को, ठीक है। और ये जो कार्ड होगा आपका, इसको लिंक किया जाएगा किसके साथ? यूएचआईडी एंड आभा आईडी। तो इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। यूएचआईडी क्या होता है आपका? यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आभा आईडी क्या है आपका? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो कि आपका किसके थ्रू बनता है? आपका आधार के थ्रू बनता है, ठीक है। ये आपके आपने जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना है, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए? आभा आईडी कंपलसरी कर दी गई है। और ये जो कार्ड लॉन्च हुआ है अभी, बेसिकली ये वर्क किसमें करेगा? सिर्फ एम्स दिल्ली में वर्क करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया सारे एम्स में काम करेगा। और इसका मोटिव क्या है कार्ड को लॉन्च करने के लिए? इस कार्ड को लॉन्च करने का मोटिव है वन एम्स वन कार्ड, ठीक है, कि पूरे इंडिया के एम्स में एक ही कार्ड चले, ठीक है। तो ये मोटिव है। फिलहाल ये सिर्फ एम्स दिल्ली में काम करेगा, ठीक है, पर आने वाले टाइम में पूरे इंडिया के एम्स में काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, एनआईसी ने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया किसमें? एसबीआई कार्ड्स में। तो देखो पहले एलआईसी का स्टेक था 4.99%, अब इसने अपना स्टेक बढ़ा के कितना कर दिया? 5.02%। और ये कैसे किया है? इन्होंने शेयर मार्केट से डायरेक्ट एसबीआई कार्ड्स के जो है वो शेयर परचेज कर लिए। कितने शेयर परचेज किए? 3,01,084 शेयर्स, और जिसकी एवरेज कॉस्ट कितनी थी? 716 रुपए, ठीक है। एक शेयर की कॉस्ट थी 716 रुपए। तो टोटल इतने शेयर परचेज किए, जिनसे क्या होगा? एलआईसी का जो स्टेक है एसबीआई कार्ड्स में वो इंक्रीज हो गया, और कितना हो गया? 5.02%। पहले कितना था? 4.99%। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखो स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। एसबीआई कार्ड जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर मतलब दो कंपनीज ने मिलकर बनाया है। कौन कौन सी? एक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपका कार्ले ग्रुप, ठीक है। तो कार्ले ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां है? ये चीज भी पूछ सकते हैं आपसे। तो कार्ले ग्रुप का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका, एसबीआई ने टाई अप किया है फ्लाई वायर कॉर्पोरेशन के साथ। अभी जो फ्लाई वायर कॉर्पोरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? इसका हेडक्वार्टर है बॉस्टन यूएसए में। अब देखो जो फ्लाई वायर कॉर्पोरेशन है इसके साथ टाई अप क्यों किया है इंडिया ने? ताकि जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, जैसे यूएस चले गए, कनाडा चले गए, जर्मनी चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो उनको क्या करना होता है? वहां की फीस भरनी होती है कॉलेज की। और वो फीस कौन भर रहे होते हैं? जो इंडिया में उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो स्मूथली हो सके, इसलिए इन्होंने ये टाई अप किया फ्लाई वायर के साथ। अब देखो होता क्या है बेसिकली, सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक्स, वो गया यूएसए हायर स्टडीज के लिए, और उसकी कॉलेज की फीस सपोज कर लेते हैं हम $100 रुपए थी, ठीक है, $100। अब इसको हम समझते हैं कि $1 जो है वो आज की डेट में ₹70 के आसपास है, ऐसे सपोज एजम्पशन पे चल रहा है हमारा सब कुछ, ठीक है। तो इसके पेरेंट्स को कितनी फीस भरनी पड़ेगी? देखो 100 इंटू 70 कितने? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए भेजने पड़ेंगे कॉलेज को, ठीक है। पर असली में होता क्या है, जब इनके पेरेंट्स जाएंगे किसी भी बैंक में, ठीक है, और बोलेंगे कि भाई हमने अपने बच्चे के कॉलेज की फीस भरनी है और बाहर पैसे भेजने हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रोसेस को एफएक्स आउट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बैंक जो है ना वो आपके अकाउंट से 7,000 रुपए नहीं काटेगा, 7,000 से ज्यादा काटता है। जैसे 7,000 समझ लो 150 काट लेगा, या 7,200 रुपए काट लेगा। अब ये ज्यादा पैसे क्यों काटता है? एक तो बैंक अपनी फीस लेता है, ठीक है, कि वो जो फॉरेन पैसे भेज रहा है उसकी फीस लेगा। दूसरा, दूसरे आपके चार्जेस लगते हैं। किस चीज के चार्जेस लगते हैं? आपके जो आपकी इंडियन करेंसी है, ठीक है, रुपीज,
इसको क्या करेंगे, पहले वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो ये डॉलर वाली करेंसी बन जाएगी आपकी, वो जाएगी आपके कॉलेज के अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो रुपीस से डॉलर कन्वर्ट करेंगे, उसके चार्जेस भी आपके वो यहीं इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, 150 में या 200 रुपए जितने भी एक्स्ट्रा लेंगे उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फीस पेमेंट प्रोसेस है वो कॉस्टली भी पड़ता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, 3 से 4 दिन लगते हैं पैसे पहुंचने में, ठीक है। तो इसको इजियर बनाने के लिए एसबीआई ने टाई अप किया है फ्लाई वायर के साथ, ठीक है, ताकि जो ये एक तो अब जो पेमेंट करोगे आप वो आपकी इंडियन रुपीज में ही होगी, आपको जो इंडियन रुपीज है उसको डॉलर में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन रुपीज में भी पेमेंट कर सकते हो। इसलिए एसबीआई ने टाइप किया है फ्लाईवायर के साथ, जो कि जिसका हेडक्वार्टर का है बॉस्टन यूएसए में। अब जो आप फ्लाईवायर के थ्रू जो पेमेंट करोगे वो भी आपकी एलआरएस स्कीम के अंडर आएगी। एलआरएस क्या, आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके अंडर आएगी ये वाली ट्रांजेक्शन भी। देखो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम मैंने अलग से पढ़ाया हुआ बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में, आप देख लेना टाइम लगे तो। इसकी आपकी लिमिट होती है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की, इसकी लिमिट कितनी होती है, साल का आप $2.5 लाख भेज सकते हो बाहर, ठीक है, एज एन एक्सपेंडिचर फीस या कुछ भी डोनेशन वगैरह आप $2.5 लाख भेज सकते हो बाहर, ठीक है। तो अब जो पैसा आप इस फ्लाईवायर के थ्रू भेजोगे वो भी इसमें काउंट होएगा आपका लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, ठीक है। तो इतना डीप में तो क्या ही पूछेगा, ठीक है, पर मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका एसबीआई ने पैक्ट साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, और उनकी औरतें जो है उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके, कितने का, 5 लाख रुपए तक का। अब ये लोन है ये किस प्रोसेस के थ्रू दिया जाएगा, ये प्रोसेस का नाम है आपका स्वयं सिद्धा, ठीक है, स्वयं सिद्धा आपका प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को क्यों बनाया गया है, स्वयं सिद्धा प्रोसेस को क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखो पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना होता था उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगता था और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज्यादा लगती थी। तो अब एसबीआई ने ये स्वयं सिद्धा प्रोसेस निकाला है जिसमें क्या होगा, टाइम जो है वो भी कम लगेगा लोन सैंक्शन होने के लिए, और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी काफी कम होंगे, ठीक है। तो ताकि जो लोन है, लोन फैसिलिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत इजीली प्रोवाइड किया जा सके और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और उनको ज्यादा डॉक्यूमेंट की झंझट भी ना पड़े, इसलिए ये प्रोसेस बनाया गया है। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा लोन का उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसको मॉनिटर करेगा आपका DNRLM। अब ये क्या चीज है आपकी, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इस मिशन के तहत क्या बोला गया था कि लगभग 7 करोड़ जो हाउस होल्ड है, पुअर हाउस होल्ड, उनको गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस मिशन का काम ये था। अब देखो ये जो सारा प्रोसेस है इसके लिए एक ना टूल किट भी बनाई गई है, ट्रेनिंग टूल किट, जो स्वयं सिद्धा के अंदर सारा प्रोसेस होगा उसके लिए एक ट्रेनिंग टूल किट बनाई गई है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इस टूल किट की तरफ से एक एक्सपीरियंस ले सके कि हमें कैसे कैसे जाके बात करनी है, कैसे लोन प्रोसेस करना है, अंदर जाके कैसे लोन के डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, उसकी तैयारी कर सके थ्रू दिस ट्रेनिंग टूल किट। और इस टूल किट को बनाया किसने, इसको बनाया आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि किसके अंदर आता है, वर्ल्ड बैंक के अंडर, और दूसरा NRETP, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये किसके अंडर आता है, ये भी आपका DNRLM के अंडर ही आता है, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ही आता है ये आपका NRETP। देखो ये जो NRETP है इसका टोटल बजट कितना है, $500 मिलियन का, $500 मिलियन का, ठीक है, जिसमें से क्या है आपका $250 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा लोन, ठीक है, ये भी अलग से असिस्टेंट दी जाएगी किसको, NRETP को, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका एसबीआई ने उठाए हैं $250 मिलियन किसकी फॉर्म में, ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ग्रीन बॉन्ड्स होता क्या है, तो उससे पहले हम समझते हैं बॉन्ड क्या चीज होती है। तो देखो जब भी किसी एक कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लोगों से पैसे उठाने होते हैं, ठीक है, उधार लेना होता है लोगों से, तो बदले में वो क्या इशू करती है, अपने बॉन्ड्स इशू करती है। उसमें लिखा होता है कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, बदले में हम आपका पैसा इतने टाइम बाद लौटाएंगे विद दिस मच ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो उसको बोलते हैं हम बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स क्या हुआ, मतलब देखो ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब ये होता है जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाती है, तो जो पैसा कलेक्ट करती है, जैसे एसबीआई के केस में एसबीआई ने कितना पैसा उठाया मार्केट से, $250 मिलियन। तो अब जब ये एसबीआई के पास $250 मिलियन आ गया, अब ये जो पैसा है ये इनको इन्वेस्ट भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में करना पड़ेगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसमें आपका कार्बन एमिशन नहीं होगा, ठीक है, जो आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, वो सारे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स। मतलब आप ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू जो भी पैसा उठाओगे वो सारा का सारा आपको इन्वेस्ट भी कहां करना पड़ेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका ग्रीन बॉन्ड्स। और ये जो एसबीआई ने रेज किया है ग्रीन बॉन्ड $250 मिलियन का, इसकी मैच्योरिटी होगी आपकी 5 साल की, जो कि मैच्योर कब होगा आपका, ये आपका मैच्योर होगा 29 दिसंबर 2028 को, ठीक है। अब देखो जब भी आप बॉन्ड्स
बनाते हो, ठीक है, बॉन्ड्स रिलीज करते हो, तो उसकी एक रेटिंग होती है। जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे S&P ने कितनी रेटिंग दी है इस बॉन्ड की? इस बॉन्ड की रेटिंग दी है BBB, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये आपका होगा, इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो होगा आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, और जो कि कितना होगा 1.20% अबव SOFR। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि SOFR होता क्या है। देखो, पहले हमारा होता था लाइबोर। लाइबोर क्या होता था आपका? लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है, जिसको काफी बैंक्स अपनी रिक्वायरमेंट, बड़े बड़े बैंक जो थे वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनिपुलेट करते थे। तो बाकी कंट्रीज ने क्या कहा, भाई हमें लाइबोर पे विश्वास नहीं है, ठीक है, लाइबोर आपका कैपेबल है नहीं, इसको हम सब नहीं मानेंगे अब से। तो ये 2023 में क्या हो गया था? बंद हो गया था लाइबोर, ठीक है। तो लाइबोर को रिप्लेस किसने किया? SOFR ने। तो SOFR की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है आपकी, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। अब देखो, जो एसबीआई ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? सपोज अगर SOFR का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7%, तो ग्रीन बॉन्ड्स पे लगेगा हमारा 8.20। मतलब जितना भी हमारा SOFR होगा उसमें आपने 1.20% ऐड करना है, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हमें किस पे? इस ग्रीन बॉन्ड पे, ठीक है। अब साथ ही साथ जो ग्रीन बॉन्ड है इशू किसने किए हैं? ये किए हमारी एसबीआई की ब्रांच, जो कि कहाँ है? लंदन में आपकी, ठीक है। और ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये लिस्टेड कहाँ हुए हैं? ये लिस्टेड हुए हैं आपके इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि कहाँ है आपका? IFSC। IFSC क्या है आपका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि कहाँ लोकेटेड है आपका? गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में। अब ये सारा प्रोसेस है, इसको मॉनिटर किसने किया है? ठीक है, इसको मॉनिटर किया है टोक्यो बेस्ड कंपनी है एक, जिसका नाम है मित्सुबिशी UFG फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है। इसने सब चीजों को मॉनिटर किया है। अब यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गया मैं, कि ग्रीन बॉन्ड्स को एक और नाम दिया गया है, वो क्या है आपका? ग्रीन नोट्स। ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एसबीआई ने एक और चीज की है, वो क्या है? $1 बिलियन रेस किए हैं, ठीक है, किसके लिए? सिंडिकेटेड सोशल लोन। अब ये क्या करेंगे? इससे जो भी हमारी डोमेस्टिक ESG फाइनेंसिंग है उसको ये फाइनेंस करेंगे। अब ESG क्या होता है आपका? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अब यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि एसबीआई ने एक और चीज की है, वो क्या है? एसबीआई ने आपका $300 मिलियन, $300 मिलियन रेस किया है। और ये जो रेस किया है आपका, ये मीडियम टर्म नोट्स पे रेस किया है, ठीक है, मीडियम टर्म नोट पे रेस किया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका फायदा क्या होगा? ये $300 मिलियन एसबीआई ने रेस किया है अपने इंटरनेशनल कस्टमर को लैंड करने के लिए। जो इनके इंटरनेशनल कस्टमर हैं उनको लैंडिंग करने के लिए, लैंडिंग मतलब लोन देने के लिए ये पैसे रेस किए हैं, ठीक है। और दूसरा, एसबीआई ने एक और चीज रेस की है, वो क्या है आपका? एसबीआई ने आपका $600 मिलियन, $600 मिलियन भी रेस किया है, जो कि किस कैटेगरी में आ रहा है आपका? सीनियर कैटेगरी में, सीनियर टर्म नोट कैटेगरी में आ रहा है। और इसकी मैच्योरिटी होगी आपकी 5 साल की। और इस पे कूपन रेट, कूपन क्या होता है आपका? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट लगेगा 5% का, और ये होगा अंडर रेगुलेशन एक्स, रेगुलेशन एस। अब यहां पर रेगुलेशन एस, देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब जो भी आप सेल्स, सिक्योरिटी की सेल्स एंड परचेज करते हो आउटसाइड यूएसए, ठीक है, उसको आपको यूएसए में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें क्या बोली जाती है? अंडर रेगुलेशन एस आती है, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये बात याद रखना कि एसबीआई ने $600 मिलियन अलग से भी रेस किए हैं, ठीक है, अंडर रेगुलेशन एस, जिसकी मैच्योरिटी कितनी है? 5 साल की, और उसमें कूपन रेट कितना लगेगा? 5% का लगेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका, एसबीआई लॉन्चेस ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट एफडी स्कीम। अब देखो, जो एफडी स्कीम है ये तो हम सब जानते हैं एफडी क्या होता है। एफडी होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। मतलब जब भी आपके पास अकाउंट में एक्सेस कैश होगा तो आप क्या करोगे? बैंक जाओगे और बोलोगे भाई मेरी एफडी बना दो। फिर वो पूछेंगे कितने टाइम की बनानी है, तो आप कुछ भी टाइम बोल सकते हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, जितना आपका मन करे, ठीक है। तो उतने टाइम के लिए क्या हो जाता है? आपका पैसा फिक्स हो जाता है। उससे फायदा क्या होता है? जो आपको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था उससे ज्यादा आपको ये फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। बदले में बैंक क्या करता है? फिर उस पैसे को या तो वो लोन में बांट देगा किसी को, या फिर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखो, ग्रीन एफडी लॉन्च किए तो मतलब प्रोसेस वही ग्रीन बॉन्ड जैसा हो गया। मतलब अब जो ग्रीन एफडी के नाम पे जो पैसा आएगा बैंक में, वो बैंक को कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से हुए आपके? वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, ठीक है। अब जो ग्रीन एफडी के नाम पे पैसा आएगा वो सारे इनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। और इस एफडी को कौन कौन बना सकता है? इस एफडी को सारे ही बना सकते हैं। कौन कौन? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ये कौन होते हैं? आप, मैं, जैसे आम लोग हो गए हम सारे, वो हम सब आते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में। दूसरा हो गया आपका नॉन इंडिविजुअल्स। नॉन इंडिविजुअल्स जो आपके फर्म्स के अकाउंट होते हैं, सीसी होती हैं, ठीक है, जैसे आर के इलेक्ट्रिकल्स नाम की सीसी होगी या अकाउंट होगा, वो करंट अकाउंट, ठीक है, तो वो इसको भी बना सकते हैं। फिर तीसरा आपका एनआरआई कस्टमर्स भी बना सकते हैं इनको, ठीक है, जो एनआरआई अकाउंट्स होते हैं वो भी इस ग्रीन एफडी को बना सकते हैं।
अब देखो जो सिंपल एफडी बनाते हैं उसमें आपको अपनी मर्जी की मैच्योरिटी रख सकते हो, ठीक है, कि भाई मेरे को 1 साल बाद पैसे चाहिए, 1.5 साल बाद चाहिए, ठीक है, 6 महीने बाद मेरी एफडी मैच्योर करना। पर यहाँ पे ग्रीन एफडी में आपको 3 ही मैच्योरिटी पीरियड्स मिलते हैं। कौन कौन से? एक 1111 डेज का, एक 1777 डेज का, एक 2222 डेज का, ठीक है। और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता कर ही लो एक बार, ठीक है, क्या पता पूछ लिया, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6.65% का, इसका भी है आपका 6.65% का, और इसका है आपका 6.40% का। देखो मैं रोज ही एसबीआई में काम कर रहा हूं तो मेरे को तो ये याद ही हो गया है, और वैसे ये चीज पूछनी नहीं चाहिए आपसे, इधर तक सीमित रखे हैं तो काफी अच्छा है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट चीज की तरफ, एसबीआई लाइफ की तरफ। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सच्ची में एसबीआई में नौकरी करना चाह रहे हो तो ये चीज से आपका बहुत पाला पड़ेगा एसबीआई में, ठीक है, एसबीआई लाइफ से, क्योंकि ये चीज आपको सेल करनी पड़ेगी, पिच करनी पड़ेगी कस्टमर को, चाहे आप क्लर्क हो, ऑफिसर हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज पिच करनी पड़ेगी। तो एसबीआई लाइफ ने क्या किया है, अपने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? सरल स्वाधन सुप्रीम और एक स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम, ठीक है। अब देखो जो भी स्वाधन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी पैसा आप लगाते हो इंश्योरेंस के रूप में, अगर आपको कुछ ना हो तो वो पैसा सारा वापस आ जाता है, ये होता है आपका स्वाधन वाला पैकेज, ठीक है। तो सरल स्वाधन सुप्रीम में क्या है आपका, देखो मिनिमम अमाउंट के इंश्योरेंस आप कितनी करा सकते हो, 25 लाख की, और मैक्सिमम कितनी की करा सकते हो आप, 50 लाख की, ठीक है। वहीं अगर आप स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम की बात करें तो मिनिमम तो 25 लाख है इसका, पर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखना, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात करें हम कि कितने एज ग्रुप का व्यक्ति करवा सकता है, तो सरल की बात करें हम तो सरल में एज क्राइटेरिया आपका 18 से 50 का, और जिसमें मैच्योरिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 65 ईयर्स की, ठीक है। और वहीं अगर हम स्मार्ट की बात करें तो इसमें एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 60 का, और मैच्योरिटी जो होगी वो मैक्सिमम कितने की होगी, 75 ईयर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आप पॉलिसी ले सकते हो वो आप ऐसे ले सकते हो कि भाई जैसे समझ लो आपने पॉलिसी ली है कि मेरे को 30 साल का कवर चाहिए, ठीक है, 30 साल का कवर चाहिए, तो आप 30 साल हर महीने कुछ कुछ पैसे दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा होता है आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो, मतलब मेरे को कवर तो चाहिए 30 साल का, पर मैं पेमेंट सिर्फ 7 साल दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपकी किस्त जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। तो जो रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन भी है और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है, तो लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक 7 साल के लिए, एक 10 साल के लिए, एक 15 साल के लिए, और पॉलिसी कवर आप 10 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में ले सकते हो। मतलब जैसे आज मेरी एज है 30 साल की, ठीक है, और आज चल रहा है ईयर्स 2024, तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को सिर्फ 2040 तक पॉलिसी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरे को पॉलिसी चाहिए सिर्फ जिसमें मेरा कवर हो 16 साल का, ठीक है, और मैं सिर्फ प्रीमियम देना चाहता हूं 7 साल, तो आप कुछ भी फ्लेक्सिबल ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब पॉलिसी का कवर अलग चीज है, ये चीज समझना। कवर मतलब जैसे कि आपको मरने पे 25 लाख रुपए मिल रहे हैं आपकी फैमिली को, तो ये होता है कवर, ठीक है। तो कवर कितने साल का ले सकते हो आप, 10 से लेके 30 साल का, ठीक है। और जो इस कवर को लेने के लिए आपने पैसे चुकाने हैं हर महीने या हर साल, ठीक है, तो वो आप 2 ऑप्शन में ले सकते हैं। एक तो रेगुलर प्रीमियम, कि जैसे आपने समझ लो 15 साल की पॉलिसी कवर लिया है, तो हर महीने आपके अकाउंट से 15 साल तक पैसे कटते रहेंगे। दूसरा लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन, उसमें क्या होगा, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, मतलब या तो आप सिर्फ 7 साल पैसे दोगे, या 10 साल दोगे, या 15 साल दोगे, ठीक है। तो ये आपका सरल स्वाधन सुप्रीम, सरल और स्मार्ट स्वाधन सुप्रीम, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डिबंकिंग के शेप रिकवरी रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है, हमारा एसबीआई का इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। और इस रिपोर्ट का बोलना है कि इंडिया में जो इनकम इनक्वालिटी है, मतलब एक व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है, एक व्यक्ति कम पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा इनइक्वालिटी। तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो काफी डिक्लाइन हुई है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2013 एंड 14, ठीक है। अब ये इन्होंने मेजर कैसे किया, ये इन्होंने मेजर किया गिनी कोफिशिएंट से। अब गिनी कोफिशिएंट का काम क्या होता है, देखो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू निकलती है आपकी 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा 1 के पास होगी, इनकम इनक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी उसकी वैल्यू 0 के पास होगी, इनकम इनक्वालिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो देखो पहले 2013-14 की बात करें हम, तो उसमें इनकम इनक्वालिटी जो गिनी कोफिशिएंट था वो कितना था, 0.472, मतलब 1 के पास था, ठीक है। अब देखो 1 से दूर हो गया, मतलब आप अगर नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो 0.472 यहाँ पे आया, ठीक है। और वहीं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो गिनी कोफिशिएंट कितना आया आपका,
0.402। देखो यहां से पीछे हटाना मतलब इस तरफ को आया तो मतलब इनकम इनक्वालिटी जो है हमारी डिक्रीज हुई, ठीक है। अगर ये इस तरफ जाता तो इनकम इनक्वालिटी जो थी हमारी इंक्रीज होती, मतलब एक के जितना पास होगा गिनी कोफिशिएंट इनकम इनक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, और जीरो के जितना पास होगा गिनी कोफिशिएंट इनकम इनक्वालिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो इनकम इनक्वालिटी जो इंडिया में है वो डिक्लाइन हुई है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ट्रांस मतलब तीसरी किस्त आई है किसकी, OIJIF अनाउंस्ड बिटवीन OIA एंड SBI। अब देखो OIJIF क्या है आपका, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में, SBI के बीच में और ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच में, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी कितनी है 50-50% की, ठीक है। तो इसकी देखो ये लॉन्च कब हुआ था, ये फंड हुआ था आपका लॉन्च 2011 में, और इसकी जो पहली ट्रांस थी, ठीक है, पहली किस्त थी वो थी आपकी $100 मिलियन की। ये सबसे आसान है याद करना, ठीक है। पहली 100 की, दूसरी आपकी $200 मिलियन की, और तीसरी अभी हुई है तो तीसरी कितनी होगी, $300 मिलियन की। तो ठीक है, ये सबसे आसान है। पहली वाली एक 100 मिलियन, दूसरी वाली 200, तीसरी वाली $300 मिलियन की। यहाँ पे ये याद रखना ज्वाइंट वेंचर है और कितने हिस्सेदारी है 50-50% की हिस्सेदारी, और ये फंड लॉन्च कब हुआ था 2011 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका एसबीआई ने साइन किया है 70 मिलियन यूरो का लोन, किससे, जर्मनी के केएफडब्ल्यू बैंक से, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। अगर हम इस 70 मिलियन यूरो को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग कितनी रकम बैठती है, ये बैठती है आपकी 636 करोड़ की। और ये जो लोन लिया है एसबीआई ने किस लिए लिया है, ताकि इंडिया में जितने भी सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस कर सके, ठीक है, किसको, सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स को। अभी सोलर फोटोवोल्टिक जो आपका सोलर पैनल्स होते हैं ना उसमें यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये लोन लिया कितने का, 70 मिलियन यूरो का, कहां से, जर्मनी के केएफडब्ल्यू बैंक से, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, फ्रैंकफर्ट में। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कहां साइन हुआ आपका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि कहां है आपका, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अब साथ ही साथ देखो इंडिया ने एक और डील साइन की है, किसके लिए, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, और वो कितने की है आपकी, $165 मिलियन की, और ये किसके साथ किया, वर्ल्ड बैंक के साथ। फिर साथ ही साथ इंडिया ने 200 मिलियन यूरो की डील और साइन की है, ठीक है, जिसकी इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 1800 करोड़ रुपया वैल्यू बैठती है। ये किसके साथ की है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर कहां है आपका, लग्जमबर्ग में। अब देखो ये सारी डील जो है ये आपका फोकस किस पे कर रही है, ग्रीन एनर्जी पे। क्यों, क्योंकि इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी बनाना, कब तक, 2030 तक, और 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाना, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स उसी दिशा में काम करने के लिए किए गए हैं, ठीक है। ये सारे लोन उसी दिशा में काम करने के लिए लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने बोला है एसबीआई और एचडीएफसी को हायर कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, कब से, 1 अप्रैल 2025 से। हायर कैपिटल किसमें आती है आपकी, CRAR रेशियो में, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, यहां पे होता है टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल प्लस CCB, कैश कंजर्वेशन बफर अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। ये मैंने बड़ी बार डिस्कस कर लिया, अब नहीं करूंगा मैं। देखो तो यहां पे क्या बोला है कि देखो जो हमारे DSIB हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, वो कौन कौन से हमारे, 3 है। कौन कौन से, ICICI, HDFC, SBI। सबसे पहले कौन सा बैंक बनाया गया था, सबसे पहले देखो SBI बनाया गया था DSIB, कब, 2015 में। फिर दूसरे नंबर पे बनाया गया था ICICI, कब, 2016 में। फिर तीसरे नंबर पे HDFC को बनाया गया था 2017 में, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, मतलब ये वो बैंक्स हैं जो कि टू बिग टू फेल है, मतलब अगर ये कल को फेल हो जाएंगे तो सरकार अपना पैसा डालेगी इसमें, इनको फेल नहीं होने देगी। ये इतने बड़े बैंक है, क्योंकि अगर ये फेल कर गए, क्योंकि देखो ये तीनों बैंक लगभग 2% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए इनको फेल होने नहीं दे सकती सरकार, ठीक है। तो इसलिए जब भी इन पे आपदा आएगी तो सरकार इनको बचाएगी। तो अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, वैसे ही इनको एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक थे। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया है, एसबीआई और एचडीएफसी को बोला है कि आप जो पहले मेंटेन करते थे उससे ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो समझते हैं यहां पे बात, पहले एचडीएफसी को करना पड़ता था एडिशनल कैपिटल 0.20 मेंटेन, और एसबीआई को करना पड़ता था 0.60 मेंटेन, ठीक है। पर 1 अप्रैल 2025 से क्या करना पड़ेगा, एसबीआई को उन्होंने बकेट 3 से निकाल के बकेट 4 में डाल दिया है। अब उनको 0.60 नहीं 0.80 मेंटेन करना पड़ेगा एडिशनल, और एचडीएफसी को 1 से निकाल के 2 में डाल दिया है, तो मतलब एचडीएफसी को 0.2 नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 0.40।
पर ये दोनों चीजें कब से मेंटेन करनी पड़ेगी एसबीआई और एचडीएफसी को? 1 अप्रैल 2025 से। तो मतलब 31 मार्च 2025 तक वो पिछली शर्तों पे काम कर सकते हैं। मतलब 31 मार्च 2025 तक एसबीआई 0.60 पे रह सकता है और एचडीएफसी 0.20 पे रह सकता है। पर 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई को एडिशनल कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 0.80 और एचडीएफसी को 0.40। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका, एसबीआई ने डिसाइड किया कि वो अपना स्टेक बढ़ाएंगे किसमें? एसबीआई पेंशन फंड में। अब देखो, जो हमारा एसबीआई पेंशन फंड है वो आपका बनता है 3 चीजों से। कौन कौन सी? पहली है आपका एसबीआई, दूसरा है आपका एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ठीक है, जिसको आप एसबीआई कैप भी बोल सकते हो। तीसरा है आपका एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। अब देखो, इसमें एसबीआई का शेयर था 60% का, एसबीआई कैप का था 20% का, और एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का था 20% का। ठीक है, अब एसबीआई क्या बोल रहा है कि हम अपना शेयर एसबीआई पेंशन फंड में 60% से बढ़ा के 80% करेंगे। अब ये 80% कैसे करेंगे? जो एसबीआई कैप का 20% है इसको एक्वायर कर लेंगे कौन? एसबीआई। तो मतलब एसबीआई का शेयर कितना हो जाएगा पेंशन फंड में? 80% का। एसबीआई कैप का कितना हो जाएगा? 0% का। और एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, 20% का। ठीक है, तो ये चीज बोली है एसबीआई ने। और जो ये एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है, ये क्या आपका? ये ज्वाइंट वेंचर है किसका? एसबीआई का। किसके साथ? अमुंडी के साथ। ठीक है, ये क्या है अमुंडी आपकी? ये है आपका फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका, रिलायंस ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? एसबीआई कार्ड के साथ, और लॉन्च किया है अपना रिलायंस एसबीआई कार्ड। ठीक है, तो जो रिलायंस एसबीआई कार्ड है ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा? ये करेगा आपका रुपे टेक्नोलॉजी पे काम। ठीक है, और ये किस चीज से बनेगा? रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनेगा। तो रुपे क्या आपका एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ये भी चीज याद रखना। ठीक है, अब देखो, जो ये कार्ड है ये आपके 2 टाइप के बनेंगे। एक तो सिंपल होगा आपका रिलायंस एसबीआई कार्ड, ठीक है, और एक होगा आपका प्राइम। तो दोनों में अंतर क्या है? जो सिंपल कार्ड है आपका उसकी फीस होगी एनुअल फीस 499 की, और जो प्राइम होगा उसकी एनुअल फीस कितनी होगी? रुपीज 2999 की। अब देखो, अगर आप शॉपिंग कर रहे हो और आप पेमेंट कर रहे हो सिंपल कार्ड से, तो हर 100 रुपए पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 100 रुपए पे। ठीक है, और वही अगर प्राइम से पेमेंट कर रहे हो तो हर 100 रुपए पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और आपको प्राइम में लॉन्जेस भी फ्री मिलेंगे। लॉन्जेस क्या होता है आपका? जो एयरपोर्ट्स पे आपको वेटिंग रूम मिलता है। ठीक है, वो भी आपको फ्री मिलेंगे थ्रू दिस प्राइम कार्ड। ठीक है, रिलायंस प्राइम कार्ड। तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे वन लाइनर, जिसमें आपको क्या है, इंफॉर्मेशन काफी कम मिलेगी। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग भारत बिल पे। भारत बिल पे ने क्या किया है? एसबीआई कार्ड के साथ टाई अप किया है ताकि जो क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट होती है वो और स्मूथली हो सके। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो क्या? कि भारत बिल जो है, बिल पे जो है, वो एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग डीएससीआई एक्सीलेंस अवार्ड विनर इन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो किसको मिला है? आपका एसबीआई कार्ड को मिला है। फिर नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग करूर वैसा बैंक। करूर वैसा बैंक का हेडक्वार्टर कहां है आपका? करूर में, जो कि कहां है आपका? तमिलनाडु में। अब देखो, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है उसने क्या किया है? करूर वैसा बैंक के 1.5% स्टेक परचेज कर लिए हैं। ठीक है, और इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गई है टू बाय 9.99% स्टेक इन करूर वैसा बैंक। तो ये अप्रूवल भी मिल चुकी है किसको? एसबीआई म्यूचुअल फंड को। फिर नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग एसबीआई ने क्या किया है? अपने स्टेक्स, अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। किससे? जियो पेमेंट बैंक से, जो कि लॉन्च हुआ था आपका 2018 में। उस टाइम एसबीआई की हिस्सेदारी थी लगभग 30% की। अब इसको घटा के कितना कर दिया एसबीआई ने? 23% कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए हैं क्या? 2 एसबीआई की ब्रांचेस। कहां पे? श्रीलंका में। वो भी कहां कहां? त्रिंकोमेल में और जाफना में। तो इस 2 ब्रांचों के साथ अब टोटल श्रीलंका में एसबीआई की कितनी ब्रांचें हो गई हैं? तो एसबीआई की टोटल अब 7 ब्रांचेस हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका महिंद्रा फाइनेंस, जो कि क्या है? एक एनबीएफसी है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इन्होंने टाई अप किया है एसबीआई के साथ। क्यों? ताकि हम ये जो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है ये क्या कर सके? फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके किसको? एमएसएमई सेक्टर को, ताकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो और ज्यादा बूस्ट कर सके। ठीक है, और लास्ट न्यूज है हमारी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? कि देखो, एसीसी, एसीसी क्या है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको हेड किसने किया है? पीएम मोदी ने। ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया है किसको? विनय एम टॉन्से को। क्या?
MD ऑफ SBI फॉर नेक्स्ट 2 ईयर टिल November 25। अब जो विनय एम टॉन्से, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन। और स्वामीनाथन जानकी रमन आज की डेट में क्या कर रहे हैं? ये हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, तो ये थी आपकी SBI न्यूज। और कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।